आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक तरह का खालीपन सा था। बिल्कुल, एक पावर वैक्यूम। हाँ, और इसी मौके पर विदेशी शासकों की एक नई लहर आई। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें हिंद यवन, शक और पहलवों के बारे में बताते हैं। इंडो ग्रीक्स, सिथियंस और पाथियंस। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये लोग कौन थे और लगभग 190 ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल के आने तक इन्होंने भारतीय इतिहास को कैसे बदला। बिल्कुल, और ये सिर्फ हमलों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं। असल में ये कहानी सांस्कृतिक लेन देन की है। सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये समूह सिर्फ विजेता बनकर नहीं रहे। वे यहाँ की संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी मौजूद है। ये टकराव से कहीं ज्यादा एक दूसरे में मिल जाने की, एक विलय की कहानी है। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसकी नींव पड़ी। हम सब जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था जी, जिससे भारत और यूनान के बीच एक रास्ता खुला, लेकिन उसके जाने के बाद बैक्टीरिया यानी आज का अफगानिस्तान और पार्थिया, जो ईरान का इलाका था, हाँ, ये स्वतंत्र राज्य कैसे बन गए? ये तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इसकी वजह थी सेल्यूकस के साम्राज्य का कमजोर पड़ना। देखिए, जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है तो उसका केंद्र जब तक मजबूत रहता है सब ठीक चलता है, जाहिर है। लेकिन सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस द्वितीय के समय केंद्र की पकड़ ढीली पड़ने लगी। इसी शक्ति शून्यता का फायदा इन दूर दराज के प्रांतों ने उठाया और खुद को आजाद घोषित कर दिया। अच्छा, और यहीं से भारत में उनके घुसने का रास्ता भी खुल गया। तो इस तरह से मंच तैयार हुआ और फिर जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं 190 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर हमला बोल दिया। हाँ, उसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध का एक बड़ा हिस्सा जीतकर सियालकोट, जिसे तब शाकल कहते थे, को अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल, और कहते हैं कि वो भारत में राजा की उपाधि लेने वाला पहला यवन शासक था। पहला जी, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ये हिंद यवन कोई एक संगठित शक्ति नहीं थे। अच्छा, ये दो बड़े वंशों में बटे हुए थे और आपस में भी लड़ते रहते थे। पहला था यूथिडेमस वंश, जिसका राजा डिमेट्रियस था और राजधानी शाकल थी। और मशहूर राजा मिनांडर भी इसी वंश का था, है ना? बिल्कुल, और दूसरा था यूक्रेटाइड्स वंश, जिनकी राजधानी तक्षशिला थी और वहां का एक बड़ा राजा था एंटी एल्किड्स। आपने तक्षशिला का जिक्र किया तो मेरे जहन में फौरन एक नाम आता है, हेलियोडोरस। हाँ, ये कहानी मुझे हमेशा हैरान करती है। तक्षशिला के यवन राजा एंटिअल्किड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर मध्य भारत में विदिशा भेजा था। जी, शुंग राजा भागभद्र के दरबार में। एक यूनानी राजदूत जो भारत आता है और यहाँ के धर्म से इतना प्रभावित हो जाता है, मतलब ये कैसे हुआ होगा? यही तो इस दौर के सांस्कृतिक संवाद की खूबसूरती है। हेलियोडोरस भारतीय विचारों, खासकर भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपना लिया। सिर्फ अपना लिया? नहीं, सिर्फ अपनाया ही नहीं, उसने भगवान वासुदेव के सम्मान में विदिशा में वो प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ बनवाया जो आज भी मौजूद है। अरे वाह! ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक विदेशी, एक यूनानी, एक हिंदू देवता के लिए स्तंभ बनवा रहा है। ये उस दौर के खुलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते नहीं थे, एक गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव बन रहा था। अच्छा, डिमेट्रियस ने तो नींव रखी, लेकिन इस हिंद यमन साम्राज्य को इसकी बुलंदियों पर कौन सा शासक ले गया? मेरे ख्याल से स्रोतों में मिनांडर का नाम सबसे ज्यादा आता है। बिल्कुल सही। मिनांडर, जिसे भारतीय ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है, शायद सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली हिंद यमन राजा था। हाँ, मिलिंद पन्नो ग्रंथ उसी के बारे में है। जी, 165 से 145 ईसा पूर्व के आसपास उसने शाकल से एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया। अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसके सिक्के गुजरात में भरूच के बंदरगाह तक मिले हैं। भरूच तक? मतलब उसका प्रभाव बहुत दूर तक था। बहुत दूर तक। और इन हिंद यवनों की योगदान की बात करें तो सिक्कों का जिक्र जरूर आता है। ऐसा क्या खास था इनके सिक्कों में? उन्होंने भारतीय मुद्रा व्यवस्था में एक क्रांति ला दी थी, कह सकते हैं। क्रांति कैसे? पहली बात तो ये कि भारत में व्यवस्थित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी सिक्कों पर राजा की तस्वीर छापना। अच्छा, ये उन्होंने शुरू किया? हाँ, ये सिर्फ इतिहास को एक चेहरा देना नहीं था, ये राजसत्ता की पूरी अवधारणा को बदल रहा था। अब सिक्का सिर्फ लेन देन की चीज नहीं, बल्कि राजा की सीधी पहचान, उसकी शक्ति का प्रतीक था जो हर आम आदमी के हाथ में पहुंच रहा था।
ये उस दौर का सबसे बड़ा मास मीडिया था, अगर आप सोचें तो। क्या बात है। मतलब हर सिक्का राजा का एक छोटा सा विज्ञापन था। और कला के बारे में क्या सुना है? गांधार कला पर भी इनका गहरा असर था। हाँ, उन्होंने भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत की, जो यूनानी कला थी। इसमें इंसानी शरीर को बहुत यथार्थवादी ढंग से दिखाया जाता था। रियलिस्टिक। बिल्कुल। इसी यूनानी तकनीक और भारतीय विषयों के मेल से आगे चलकर गांधार कला शैली जन्मी। बुद्ध की जो घुंघराले बालों वाली यूनानी देवताओं जैसी दिखने वाली मूर्तियां हम देखते हैं, वो इसी मिलाप का नतीजा है। अच्छा। और एक और मजेदार बात, नाटकों में जो पर्दा बिरता है, हाँ, उसे संस्कृत में यवनिका कहते हैं। यवनिका। हाँ यानी यवनों से आई हुई चीज। वाह। तो रंगमंच पर भी उनकी छाप है। जी। तो हिंद यवनों ने सांस्कृतिक लेन देन का एक मंच तैयार कर दिया था। लेकिन क्या उनके बाद आने वाले शक शासकों ने भी इसी रास्ते को अपनाया या उनका तरीका अलग था? शक मध्य एशिया से आए थे और उनका तरीका थोड़ा अलग था। वे कई शाखाओं में भारत आए और उन्होंने यहाँ ईरानी क्षत्रप यानी गवर्नर प्रणाली लागू की। मोटे तौर पर इनकी 2 शाखाएं ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। कौन कौन सी? उत्तरी क्षत्रप, जिनका दबदबा तक्षशिला और मथुरा में था, और पश्चिमी क्षत्रप, जो नासिक और उज्जैन से राज करते थे। तो पहले उत्तरी क्षत्रोपों की बात करते हैं। भारत में शकों का पहला बड़ा राजा कौन था? स्रोतों के अनुसार पहला महत्वपूर्ण शक राजा माउस था। उसके बारे में हमें तक्षशिला से मिले एक तांबे के पत्र से पता चलता है। माउस? जी। वहीं मथुरा में राजुल नाम का एक ताकतवर शक शासक हुआ, जिसने वहां बचे खुचे हिंद यवन शासकों को हराकर अपना दबदबा बनाया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी घटना होती है। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन में कुछ ऐसा हुआ जिसका असर आज तक भारत पर है। हाँ, ये एक जबरदस्त पलटवार था। क्या हुआ था? उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बुरी तरह हराया और इस शानदार जीत के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य? और इसी जीत को अमर बनाने के लिए विक्रम संवत नाम का एक नया कैलेंडर शुरू किया गया, जो आज भी हमारे पंचांग का हिस्सा है। अरे वाह। ये दिखाता है कि बाहरी शक्तियों के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध कितना मजबूत था। और विक्रमादित्य की उपाधि इतनी मशहूर हुई कि बाद में भारतीय इतिहास में 13 और राजाओं ने इसे अपनाया। कुल 14 विक्रमादित्य। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब जरा पश्चिम की तरफ चलते हैं, जहां शकों की दूसरी शाखा राज कर रही थी। पश्चिमी क्षत्रप। हाँ, नासिक में उनके शहरात वंश के राजा नहपान और सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी की दुश्मनी तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और इस दुश्मनी का हमारे पास ठोस पुरातात्विक सबूत है। सबूत? हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को युद्ध में मार डाला और उसकी सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसका सबूत हमें जोगलथेम्बी नाम की जगह से मिले हजारों सिक्के देते हैं। अच्छा। ये पुनर्मुद्रित यानी ओवरस्ट्रक सिक्के हैं। पुनर्मुद्रित? एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि विजेता राजा यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हारे हुए राजा नहपान के सिक्कों के ऊपर ही अपनी मोहर ठोक दी। क्या बात है। ये ऐलान करने का एक बहुत असरदार तरीका था कि अब यहाँ मेरा राज है। ये एक तरह का प्राचीन कालीन राजनीतिक विज्ञापन था, जो कह रहा था पिछला रेजीम खत्म, अब नया बॉस आ गया है। वाह, इतिहास कितना कुछ कह देता है इन छोटे छोटे सिक्कों के जरिए। लेकिन शकों का सबसे ताकतवर वंश तो कोई और था, जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया। हाँ, वो था मालवा का कार्दमक वंश। कार्दमक वंश? इसकी नींव चष्टन ने रखी थी, लेकिन इस वंश का सबसे महान राजा हुआ रुद्रदामन प्रथम। उसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी के बीच था। वो महाक्षत्रप कहलाता था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि कहते हैं कि संस्कृत ग्रामर, पॉलिटिक्स और संगीत में भी उसकी गहरी पकड़ थी। ये इस बात का सबूत है कि शक शासक भारतीय ज्ञान परंपरा में किस हद तक डूब चुके थे। रुद्रदामन के बारे में एक और बात जो स्रोतों में बार बार आती है, वो है उसका जूनागढ़ यानी गिरनार का अभिलेख। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है इसकी भाषा। भाषा? जी, ये विशुद्ध संस्कृत में, वो भी काव्य शैली में लिखा गया भारत का पहला लंबा अभिलेख है। एक मिनट, पहला? तो इससे पहले के राजा किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? अशोक के अभिलेख तो प्राकृत में थे। बिल्कुल सही। ज्यादातर राजा प्राकृत का इस्तेमाल करते थे, जो आम लोगों की भाषा थी। तो संस्कृत क्यों? संस्कृत को चुनना रुद्रदामन का एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक बयान था। ऐसा करके वो भारत के ब्राह्मणवादी और अभिजात वर्ग से जुड़ रहा था,
और एक विदेशी शासक होते हुए भी अपनी वैधता स्थापित कर रहा था। मतलब वो कह रहा था, मैं तुम में से ही एक हूँ। बिल्कुल। और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील की कहानी भी है ना? हाँ, और ये कहानी एक शासक के तौर पर उसके चरित्र को दिखाती है। सुदर्शन झील एक बहुत पुरानी झील थी जो एक भयंकर तूफान में टूट गई थी। रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छा शासक होने की बात थी, या एक विदेशी राजा के लिए स्थानीय लोगों का दिल जीतने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी? सवाल बहुत अच्छा है। शायद दोनों ही बातें थीं। अभिलेख जोर देकर कहता है कि उसने ये काम अपनी प्रजा पर कोई नया टैक्स लगाए बिना, अपने निजी खजाने से? हाँ, अपने निजी कोष से करवाया। ये निश्चित रूप से एक पीआर मूव था, अपनी छवि को एक प्रजा प्रेमी राजा के रूप में स्थापित करने का। लेकिन जो भी हो, काम तो प्रजा के हित में ही हुआ। सही बात है। ये दिखाता है कि एक सफल शासक बनने के लिए सिर्फ तलवार ही नहीं, समझदारी भी चाहिए। तो शकों का राज काफी लंबा चला। इनके बाद पहलवों का जिक्र भी आता है। हाँ, शकों के बाद थोड़े समय के लिए ईरान से आए पहलव यानी पार्थियंस ने उत्तर पश्चिम भारत पर राज किया। बहुत थोड़े समय के लिए। जी, उनका सबसे ताकतवर राजा गोंडोफनीस था। उसके समय की सबसे बड़ी घटना ये मानी जाती है कि ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस उसी के शासनकाल में भारत आए थे। लेकिन उनका शासन बहुत लंबा नहीं चला। असली कहानी तो शकों के अंत की है। और उसका श्रेय जाता है गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को। बिल्कुल, सदियों से चले आ रहे शक शासन का अंत आखिरकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हाथों हुआ। अच्छा? उन्होंने अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराकर पश्चिमी भारत से शक सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। ये इतनी बड़ी जीत थी कि इसके बाद चंद्रगुप्त ने शकारी यानी शकों का दुश्मन की उपाधि ली। शकारी? हाँ, और इस जीत की याद में मालवा में खास तौर पर चांदी के सिक्के जारी किए जिन पर शेर का चित्र बना था। ये एक युग का अंत और गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की असली शुरुआत थी। तो आज की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे लगभग 500 सालों तक हिंद यवन, शक और पहलव जैसे विदेशी शासकों ने न सिर्फ भारत पर राज किया, बल्कि यहाँ की हर चीज पर अपनी छाप छोड़ी। हाँ, सिक्कों पर राजा का चेहरा, कला में गांधार शैली, ये सब उन्हीं की देन है। सही कहा। इन शक्तियों के पतन के बाद कुषाणों का उदय हुआ, जो अपने आप में एक अलग और बहुत बड़ा अध्याय है। बिल्कुल। लेकिन विदेशी शासकों का ये दौर भारतीय सभ्यता के लिए एक बेहद जरूरी मोड़ था। ये वो समय था जब टकराव और विलय से एक नई, मिली-जुली और शायद पहले से भी ज्यादा समृद्ध संस्कृति